Assalamualaikum, dear students, वेलकम टू मैथ नॉलेज चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 30 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास डायगोनलाइजेशन का टॉपिक है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो भी मेंबर इस वीडियो पे नए आए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आप लोगों तक उनका नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही आप बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा, ठीक है। तो लेक्चर हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है जी, कि डायगोनलाइजेशन होती क्या है। तो सबसे पहले आपको डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में इल्म होना ज़रूरी है स्टूडेंट्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि लेट्स सपोज कि अगर ये मैं एक मैट्रिक्स लिख दूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी 1 2 0, ठीक है। और बाकी एलिमेंट्स में क्या ले रहा हूँ, 0 0 ले रहा हूँ सारे, ठीक है। ये जो मैं लाइन लिख रहा हूँ ना, इसे बोलते हैं डायगोनल एंट्री। इसे क्या नाम देते हैं? डायगोनल एंट्री का। इसके अलावा जितने भी यहाँ पे एलिमेंट हैं वो सारे के सारे जीरो हैं, सिवाय इस डायगोनल एंट्री के, ठीक है। ये डिफरेंट हो सकते हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम जो है स्टूडेंट्स डायगोनल मैट्रिक्स का नाम देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात यह है। दूसरा, हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स डायगोनलाइजेशन है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक प्रोसीजर, एक मेथड भी है, जैसे हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इसने लिखा है जी कि डायगोनलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अ वेक्टर ए टू फॉर्म ऑफ ए इज इक्वल टू पी डी पी इनवर्स फॉर सम इनवर्टिबल मैट्रिक्स पी एंड द डायगोनल मैट्रिक्स डी। अब स्टूडेंट्स, हमें बताया गया है कि आप इस मेथड से, कि डायगोनलाइजेशन किसी भी मैट्रिक्स को अगर आपने परफॉर्म करवाने का एक हमारे पास प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम इस प्रोसेस को इस्तेमाल करके चेक करते हैं, ठीक है। मैं आपको बड़े ही आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ कि इसमें हमने करना क्या होगा, ठीक है। तो इसमें P फॉर इन्वर्टिबल, यानी कि जिसका आप डिटर्मिनेंट ले सकें, आंसर ज़ीरो ना हो, और D इज़ अ डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसके अलावा हम यहाँ पर किसी भी मैट्रिक्स की जो पावर है ना, जैसे उसने A की पावर के क्विकली अगर हम किसी, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स में ही पॉसिबल है कि हम क्विकली किसी लार्ज वैल्यूज़ के लिए उसकी हम फैक्टराइजेशन एनेबल कर सकें किसी भी मैट्रिक्स के अंदर। मैं आपको क्वेश्चन के साथ समझाता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ सके, ठीक है। लेट्स से अगर आपके पास एक डी मैट्रिक्स नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, इफ़ डी इज़ आ 5 0 0 3। अब स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि अगर आपने इसको ए की पावर के तक लेना है, आपका ये डी इज़ अ मैट्रिक्स है, ठीक है। लेट्स सपोज ये डी की पावर अगर हम 3 लें, 4 लें, 5 लें, के लें, तो वो कैसे आसानी से ले सकते हैं? तो उसके लिए इसका डायगोनल होना ज़रूरी है। तो ये इसकी हाल देख सकते हैं कि डायगोनल एंट्री में एंट्रियाँ हैं, नॉन डायगोनल जीरो है, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स भी हमारे पास है। तो अब इसकी अगर हमने पावर 2 लेनी है स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे? इसको इसके साथ ही मल्टीपल कर देंगे। या देखिए 2 दफ़ा लिख दिया। अब अगर आप इसको मल्टीपल करेंगे ना, तो आपको पता है कि 5 5 से मल्टीपल होगा, देन 0 0 से, तो वो 0 0 वाला तो शो ही नहीं होगा। 5 5 का 5 का स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट जो 0 वाला होगा, वो 0 से 0 सारे 0 हैं। नेक्स्ट जब इस 3 वाले की बात करेंगे, तो 0 ने 3 0 से जाना है, फिर 3 ने 3 पे आना है, तो इस तरह से 3 का स्केयर, यानी कि जब 2 दफ़ा मल्टीपल हो रहे हैं तो स्केयर बन रहा है। इसी तरह से अगर मैंने इसका क्यूब लेना है, तो फिर मैं इसके स्केयर के साथ दोबारा से डी को मल्टीपल कर दूंगा। ये देखिए, ये स्केयर का आंसर है, ये डी का आंसर है। इस तरह से फिर ये मल्टीपल होगा तो सिर्फ इनके ही आंसर शो होंगे, बाकी जो है वो 0 हो रहे होते हैं। तो इस तरह से वो पावर 3 बन जाता है। एंड सिमिलरली अगर मैंने इसकी पे जो है ना के पावर लेनी हो, तो वो सबकी पे जो है ना पावर के बन जाएगी, राइट। तो हम एक एग्जांपल, ये तो है ना हमारे पास पावर कंप्यूट करने का क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट आगे क्वेश्चन भी आएगा जो कि हम लास्ट पे करेंगे। तो इसके अलावा स्टूडेंट उसने नेक्स्ट जो एग्जांपल दी हुई ना हमारे पास, जिसको उसने एग्जांपल के बारे में ये भी कहा है कि लेट अगर आपके पास ए मैट्रिक्स 7 2 -4 1, फाइंड द फार्मूला ऑफ ए की पावर के। अब आपने ए की पावर के फार्मूला क्रिएट करवाना है, जबकि ए जो है वो आप कह रहा है कि इस मेथड को फॉलो करें, पीडीपी इनवर्स वाले को। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमें पी और डी भी चाहिए, जो कि उसने क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है। अब हमने क्या करना है, चूँकि अगर हम इस पी को लेकर चलना चाह रहे हैं, तो हमें पी का गिवन जो है ना, पी का इन्वर्स पहले फाइंड करना है। तो पी का इन्वर्स उसने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। आई नो कि आप लोगों को भी पता है कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए 1 ओवर उसी का डिटर्मिनेंट होता है, साथ में उसका ही अर्जाइन होता है, ठीक है। अब ये बातें बच्चों वाली हैं, मैं लिहाजा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। डिटर्मिनेंट लेते हैं, कैसे डिटर्मिनेंट लेके अर्जाइन पे जो है वो इसको
डिवाइड कर देते हैं। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट्स को है प्रॉब्लम तो मैं यहाँ पे जल्दी से बता देता हूँ कि अर्जाइल जब लेते हैं तो ये डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज हो जाती है, -2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। और नॉन डायगोनल जो होते हैं उनका साइन चेंज होता है, वो -1 हो जाएगा और ये पॉजिटिव का 1 हो जाएगा। फिर इसके साथ बटे में अपने डिटर्मिनेंट को डिवाइड करना होता है। तो मैं यहाँ पे सिंपल देख लेता हूँ, डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, -2 इनको मल्टीपल करने से है और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस, तो ये -1 बन रहा था डिटर्मिनेंट, -1 इनकी लामतों को चेंज कर देगा, ये पॉजिटिव का हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव। इस तरह से आपने इन्वर्स ले लिया। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि हमने इसकी पावर के तक लेके जाना है। जिस तरह मैंने अभी पिछले क्वेश्चन किया था, मैंने पहले डी को डी से मल्टीपल करके डी का स्क्वायर निकाला, फिर मैंने डी के स्क्वायर को डी से मल्टीपल करके डी की पावर 3 निकाली। तो मैंने अगर ए की पावर के तक जाना है तो पहले मैं क्या करूँगा, ए का स्क्वायर लूँगा, फिर मैं ए की पावर 3 और फिर इस तरह ए की पावर जनरल फॉर्म करके के कह दूँगा। इसी वजह से उसने जो ए का स्क्वायर लिखा है उसमें ए डॉट ए की वैल्यू को मल्टीपल कर दी है, राइट। फिर जब वो मल्टीपल को वर्क करता है ना वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं कि पी जब इकट्ठा लिखेगा ना तो पी इन्वर्स पी। तो स्टूडेंट ये भी मैंने आपको बताया था, जब भी कोई मैट्रिक्स अपने ही इन्वर्स वाले के साथ मल्टीपल होता है ना तो वो आइडेंटिटी शो करवाता है, और आइडेंटिटी को जिससे मर्जी मल्टीपल कर दें, नो चेंज। ये देखिए पहले आइडेंटिटी आया, फिर आइडेंटिटी गायब होके डी डॉट डी, जो कि नेक्स्ट स्टेप में मैं डी का स्क्वायर लिख दूंगा। अब इस तरह से मेरे पास जब मैं ए का स्क्वायर लेता हूँ तो मेरे पास, अब इसमें वैल्यू देख लें, मेरे पास पी की वैल्यू, पी इनवर्स की वैल्यू, और ये मेरे पास डी के, जो मेरे पास डी कौन सा था जो आपको उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये वाला डी, ठीक है। अब इसका क्या हो जाता है, जाहिर सी बात है जब इसका स्क्वायर लेंगे तो हमने देखा था कि मैं इसी को इसी से मल्टीपल करूँगा तो ये मेरे पास ये बन जाएगा, राइट। अगर मैंने पावर 3 लेनी है तो मुझे पता है जी कि पावर 3 लेने से भी सिमिलरली क्या होगा, वहाँ पे डी की पावर 3 बन जाएगी, यानी कि यहाँ पे 3 3 बन जाएंगे। सिमिलरली जब मैंने के तक जाऊँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। इस तरह से मैं ए की पावर के निकालनी है तो फिर मैं क्या करूँगा मैं इनको भी मल्टीपल कर देता हूँ स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं इसको मल्टीपल करता हूँ यहाँ पे, तो एक 5 के, ठीक है। देन ये वाला ऐसे खाएगा तो 0 हो जाएगा, सिर्फ 5 की पावर के रह जाएगा। देन इस तरह से जब ये 0 से खाएगा तो 0, जब ये 0 से खाएगा 1, 3 के से खाएगा तो ऊपर 3 के, यानी 5 के और 3 के ऊपर आ रहे हैं। ये देखिए मल्टीपल करके उसने यहाँ पे लिख दिया, अगेन उसने फिर इसके साथ में मल्टीपल कर दिया। मल्टीपल का प्रोसेस यू नो बेटर कि आप लोगों ने किस तरह से मल्टीपल करते हैं, तो ईजिली मल्टीपल करने के बाद आपका ये आंसर आ जाता है। तो इस तरह से हमने पावर के जो है ना स्टूडेंट उस मैट्रिक्स के लिए जो कि आपका ये था, हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग उसकी पावर ए की जो है ना के वो हमने फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल नंबर इसके कुछ रिमार्क्स पे ले चलता हूँ। कहता है जी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स जो है ना वो डायगोनलाइजेबल उस वक्त कहा जाता है जब हमारे पास वो एक तो इफ़ ए इज इक्वल टू पी डी पी इनवर्स, जिसमें पी इन्वर्टिबल हो और डी डायगोनल मैट्रिक्स मौजूद हो, हम वहाँ से उसको डायगोनलाइजेबल जो है वो बना सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों के लिए बताने जा रहा हूँ ना, जो इस चैप्टर का निचोड़ है, यानी कि जो इस चैप्टर की मेन चीज़ है, वो स्टूडेंट आपका ये थ्योरम है, ठीक है। इस थ्योरम में वो क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स A मौजूद हो तो वो डायगोनलाइजेबल उस वक्त ही होगा, सिर्फ और सिर्फ उस वक्त होगा जब उस मैट्रिक्स में जो चीज़ें आइगन वेक्टर होंगी ना, जो अब मैं बताऊंगा ये आइगन वेक्टर कैसे लेंगे, उस A मैट्रिक्स के जो आइगन वेक्टर निकालें और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, तब हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है। दोबारा सुन लें कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है तो हम उनके आइगन वेक्टर्स को देखेंगे, अगर तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हुए तो कहेंगे ये वाकई डायगोनलाइजेबल है। अब स्टूडेंट्स डायगोनलाइजेबल जो है चेक करने के लिए आइगन वेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, तो आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, चले मैं आपको इसका तारुफ भी करवाई देता हूँ। स्टूडेंट्स आपने के पास अगर कोई एक मैट्रिक्स मौजूद होगा, मैं आपको सिंपल वे में बताने जा रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन बहुत ही आसान लगे, तो अच्छे से सुनिएगा इस बात को। आपके पास अगर एक मैट्रिक्स मौजूद होगा तो आपने सबसे पहले उसकी आइगन वैल्यूज़ को निकालने हैं, ठीक है। फिर आइगन वैल्यूज़ से क्या करते होते थे हम, आइगन वैल्यूज़ से वो जो आइगन वैल्यू होती हैं दोबारा से उस लैम्डा की जगह पे पुट करने के बाद हम इक्वेशन बनाते थे। इक्वेशन बनाने के बाद फिर हमारे पास कुछ फ्री वेरिएबल होते थे जहाँ पे हम एस और टी निकाल के उनकी वेक्टर बेसिस निकालते थे। अगर कुछ आइडिया नहीं है वेक्टर बेसिस निकालने का या आइगन वेक्टर निकालने का, तो आपने लेक्चर नंबर 28 को लाजमी देखना है। फिर वो आइगन वेक्टर्स अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट होते थे, ठीक है, इंडिपेंडेंट का मतलब होता था कि उनकी काउंटिंग जो है वो इक्वल होना ज़रूरी होती थी। तो अगर तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो हमारे पास वो मैट्रिक्स जो है वो डायगोनलाइजेबल होगा, वरना नहीं होगा। मैं क्वेश्चन करूँगा तो आप लोग समझ जाएंगे, ये तो मैंने आपको सिंपल वे में बताया है। तो
नेक्स्ट इसका कुछ उसने बता भी दिया है कि आपके पास अगर P जो है, अगर कोई आपके पास कहता है जी ऑब्वियसली अगर P को हमारे पास n क्रॉस n मैट्रिक्स मौजूद हो जिसके अंदर कॉलम V1 V2 V3 हो, ठीक है, डायगोनल बेसिस के अंदर मौजूद हो, उसकी एंट्री जो λ1 λ2 λ3, यानी कि आपके V1 की λ1 है बाकी सारे ज़ीरो हैं, V2 की λ2 है बाकी सारे ज़ीरो हैं, इस तरह से आपके पास अगर जो है मौजूद हो और ये λ1 λ2 जो है स्टूडेंट्स हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं, ठीक है। तो उस सूरत में हम फिर क्या करते होते हैं, लीनियर कम्बिनेशन बनाते हैं। ये सारा कुछ बताने का मकसद है कि आपने वहाँ पे वेक्टर बेस निकालनी है। मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ कि ये करना ही क्या जा रहा था आप लोगों के लिए, तो इससे फिर आपको ये थ्योरम इजीली समझ भी आ जाएगा। तो लेट्स सी मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ जी इसका पूरा मेथड के डायगोनल्स जो है किसी मैट्रिक्स का कैसे निकालेंगे आप। तो सबसे पहले आपको एक मैट्रिक्स नज़र आ रहा है यहाँ पे जी, उसने कहा है जी कि आपके पास ए जो है ना 1 3 3 -3 5 -3 एंड 3 3 1 आपके पास स्टूडेंट्स ये जो है ना मैट्रिक्स नज़र आ रहा है, ठीक है। अब आपने इसका डायगोनल चेक करने के लिए, याद है ना मैंने आपको जो बात रिपीट करवा देता हूँ दोबारा से, कि आपने इनके जो है ना आइगन वेक्टर्स को इंडिपेंडेंट लिखना है। तो आइगन वेक्टर्स को निकालने के लिए आपको सबसे पहले इसकी आइगन वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। तो आइगन वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए आपको स्टूडेंट्स याद है वो फार्मूला जिसमें हम ऐसा लिखते होते थे, जिसके हमने कैरेक्टर्स इक्वेशंस के फॉर्म से हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 रखते हैं। तो अगर मैं लैम्डा आई की वैल्यूज़ को आइडेंटिटी यानी कि, ठीक है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगा ना, तो इसके साथ 1 माइनस लैम्डा -5 माइनस लैम्डा और 1 माइनस लैम्डा, इस तरह से फिर उसका डिटर्मिनेंट को सॉल्व करूँगा ना स्टूडेंट्स, पता ना डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरह से फॉर्म नज़र आ जाएगी आपको, ठीक है, जिसमें हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास 3 वैल्यूज़ बनेंगी, राइट। कौन कौन सी वैल्यू स्टूडेंट्स बनेंगी हमारे पास, एक तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 बनेगा और एक लैम्डा इज इक्वल टू -2 जो 2 दफ़ा आ रहा है क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर था, ठीक है। ये हमने आइगन वैल्यूज़ निकाल ली हैं, जिस तरह से हम आइगन वैल्यूज़ पीछे हम चैप्टर में लेक्चर में पढ़ के आए थे वहाँ पे निकालते हैं। अब आइगन वैल्यूज़ निकाल ली हैं, उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने इसको लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के लिए चेक करना होता है। तो पहले हम इसके आइगन वेक्टर्स निकालते हैं, वो कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको पता है जैसे ही आइगन वैल्यूज़ फाइंड होती थी तो हम वो आइगन वैल्यूज़ को, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि 1 माइनस लैम्डा -5 माइनस लैम्डा, तो वो जो लैम्डा है वहाँ पे आइगन वैल्यूज़ को पुट करते थे, पुट करने के बाद वहाँ से इक्वेशंस लेते थे। तो लेट्स सी कि आपको नज़र आ रहा है। अब हमारे पास क्या हुआ जी, फॉर, अब देखिए हमारे पास 3 आइगन वैल्यूज़ थी, जिसमें सबसे पहले मैं लैम्डा 1 की अगर बात करूँ तो लैम्डा 1 में मेरे पास सबसे पहले 1 ही है, तो मैं जहाँ पे लैम्डा बनेगा, लेट्स सी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ जी। तो ये मैट्रिक्स आपका थोड़ा सा ऊपर रह गया, मैं इसे थोड़ा सा जो है वो नीचे कर लूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, अगर मैं इसे 1 माइनस लैम्डा कहूँ, चूँकि ये पहला एलिमेंट जो है ना वो 1 माइनस लैम्डा होना था, तो जब मैं लैम्डा की जगह पे 1 पुट करूँगा तो 1 माइनस 1 क्या बन जाना था, 0। वहाँ पे मेरे पास क्या आना चाहिए, 0। जब स्टूडेंट मैं इसके लिए बात करूँगा तो मुझे पता है जब मैं इसके लिए बात करूँगा तो ये बनना है -5 माइनस लैम्डा। तो जब हमें इस लैम्डा की जगह पे स्टूडेंट्स 1 पुट करूँगा तो मुझे पता है -5 और -1 माइनस का 6 बन जाएंगे, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये 0 और -6 आपके इस तरह से वहाँ से वैल्यूज़ बन के आ रही हैं, राइट। अब हमने यहाँ से स्टूडेंट क्या करना होता था, अब हमने यहाँ से ये करना होता था कि हमने इनकी इक्वेशंस बना लेनी है, फिर इक्वेशन में देखते होते हैं कि वेरिएबल फ्री कितने हैं। अब ये फ्री वेरिएबल का क्या मतलब होता है, तो स्टूडेंट उसका मतलब ये होता है कि अब आप यहाँ से देखें x2 और x3 का आंसर मिल रहा है यहाँ पे, फिर x1 और x2 का आंसर मिल रहा है यहाँ पे, और x3 वाली पोर्शन टोटल ही खाली है। तो इसका मतलब है कि x3 तो आपका लेट इज इक्वल टू टी हो जाएगा। अगर वो इज इक्वल टू टी हो रहा है तो बाकियों में पुट करने के बाद आपके पास x2 और x1 का आंसर भी टी की फॉर्म में ईजिली मिल जाएगा आपको, राइट। जब आपने इन तीनों के आंसर निकाल लिए x1 x2 x3, ये होमोजेनियस इक्वेशन वाले चैप्टर में भी हमने सीखा था कि हमारे पास अगर कोई वेरिएबल फ्री हो जाता है ना, यानी कि जिसकी टोटली एंट्री 0 हो जाती है, तो हम उसे खुद लेट करते होते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म बनाने के लिए, ठीक है। अब ये जो हमारे पास स्टूडेंट्स x1 x2 x3 के जो आंसर आए हैं, हमने इसे यहीं पे स्टॉप करके इनका बेसिस बना लेना है। बेसिस कैसे बनाते थे मैंने आपको बता दिया है कि टी है -t और फिर टी, तो फिर वो टी कॉमन लेके 1 -1 1, ये मेरे पास पहला वेक्टर स्पेस बना है, यानी कि पहला आइगन वेक्टर बन गया है,
राइट। अब मैंने -2 के लिए दोबारा से यहीं से आना है, मैंने यहाँ से -2 लेना है और मैंने यही -2 इसी मैट्रिक्स के अंदर उसी फॉर्म में पुट करना है जब वो हमारे पास इस फॉर्म में लिखा हुआ होगा, ये -5 माइनस लैम्डा और 1 माइनस लैम्डा। अब देखिए जब मैं माइनस का 2 पुट करूँगा स्टूडेंट्स तो क्या बन जाएगा वहाँ पे कि 1 माइनस -2, तो वो माइनस माइनस प्लस होकर 1 + 2 3 बन जाएगा। यानी कि इसका फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास स्टूडेंट्स 3 होगा, जो कि आपको यहाँ पे इस फॉर्म में नज़र आ रहा है। बाकी भी आप उसी तरतीब से देखेंगे तो आपको यहाँ पे वो आइडेंटिटीज़ की वजह से वैल्यूज़ जो है वो मिल जाएंगी, राइट। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने करना क्या है, हमने इनकी इक्वेशन बनाना होती हैं, जो कि हम क्या करने के लिए, हम इनके जो है ना आइगन वेक्टर्स बनाने के लिए, हम इनकी बेसिस बनाने के लिए, ये जानने के लिए कि इसमें कितने फ्री वेरिएबल हैं, हम इनकी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद आप किसी भी को प्लस माइनस करेंगे तो जस्ट आपके पास यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे 2 वेरिएबल फ्री हो जाते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास ये वाली रो भी सारी ख़त्म हो जाएगी, आप इसे हल करके देख लीजिएगा, ये भी सारी रो ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें 2 वेरिएबल लेट करना पड़ेंगे, एक यहाँ पे t और दूसरा यहाँ पे s। ठीक है, तो इस तरह से हम फिर यहाँ पे कह सकते हैं, जहाँ पे हमने वेरिएबल 2 लेट किए हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बेसिस भी 2 बनेंगे, एक s के लिए और एक t के लिए। अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर जो पीछे वाले जो है था हमारे पास 26 और 7 वो लेक्चर नहीं देखे तो स्टूडेंट वो लेक्चरों को लाजमी देखिएगा। मैं इससे ऑलरेडी वो बता चुका हूँ कि हम बेसिस किस तरह से बनाते थे, बेसिस चेंज किस तरह से करते थे। तो स्टूडेंट एस और टी के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं कि -2 से हमें 2 बेसिस मिली हैं, राइट। अगर हमें -2 से 2 बेसिस मिली हैं तो इसका मतलब है कि एक ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, 2 बेसिस ये आ चुकी हैं। सो वी कैन v1 v2 v3 दैट आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये आपके मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली पूरी हो चुकी हैं, राइट। इस तरह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो नेक्स्ट स्टेप है, हमने जो आपके वेक्टर थे आइगन वेक्टर्स, उनका मैंने मैट्रिक्स आपको यहाँ पे ये पी की फॉर्म में नज़र आ रहा है, राइट। तो स्टेप नंबर 3 मुकम्मल होने के बाद अब हम यहाँ पे बताते हैं कि आपका जो डायगोनल मैट्रिक्स था वो क्या था। अब चूंकि ये आइगन वेक्टर है, चूंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, तो लिहाजा वो जो आइगन वैल्यूज़ आपने निकाली थी वो वाकई ही डायगोनल मैट्रिक्स की हैं, यही आपने स्टूडेंट बताना था। तो स्टेप नंबर 4 पे आपको ये बता रहा है कि बिल्कुल जो डी है ना वो आपकी डायगोनल वैल्यूज़ जो है ना डायगोनलाइज जो है वो मैट्रिक्स था। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 -2 -2 बाकी तमाम तर वैल्यूज 0, ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का, राइट। और अगर आपने इसे चेक करना हो तो कैसे करते हैं, तो स्टूडेंट उसका मेथड भी ये होता था कि जैसा कि आपको पता है कि हमने ए = DP PDP इनवर्स जो है वो फार्मूला देखा हुआ था। तो यहाँ से ये इनवर्स वाला मेथड अगर मैं बात करूँ P इनवर्स का, तो ये ए के साथ जाके मल्टीपल हो जाएगा, AP = PD। तो अगर मैं इन दोनों के आंसर बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि मेरा वो प्रोसीजर भी राइट है, तो यहाँ पे आने वाला डायगोनल भी राइट है, वो डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो आइए हम AP और DP के मल्टीपल करने के बाद के आंसरों को ऑब्जर्व करते हैं। अब मल्टीपल करने का आपको पता है किससे करते होते हैं, मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो आप जस्ट इनके मल्टीपल करने के बाद के आंसरों को मैं बस देख रहा हूँ तो वो बिल्कुल सेम नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है कि जो मैंने डायगोनल मैट्रिक्स निकाला है वो बिल्कुल करेक्ट है। यकीनन स्टूडेंट आप लोगों को इनका बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 4 पे। उसने कहा है कि आपने इनके डायगोनल मैट्रिक्स बनाने हैं अगर पॉसिबल है तो स्टूडेंट अगर पॉसिबल है तो मतलब कि हमने पहले इसके आइगन वेक्टर्स को देखना है कि क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट आ रहा है, क्या इनके बेसिस जो हैं वो इनके मैट्रिक्स के बराबर आ रहे हैं। क्योंकि हमने थ्योरम आगे आने वाला स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो जितने बाय जितने का मैट्रिक्स हो उतने उतने आइगन वेक्टर्स का होना भी ज़रूरी होता है। इसका क्या मतलब है, तो मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ कि आपके पास मैट्रिक्स है, आपने सबसे पहले इसके आइगन वैल्यूज़ लेनी है, आइगन वैल्यूज़ आपने निकाल ली है जैसे मैंने आपको पिछले में बता दिया है। अब वहाँ से इसका कंसेप्ट ले लेना है। आइगन वैल्यू निकालने के बाद स्टूडेंट्स उसने यहाँ पे देखा है कि जब वो क्वेश्चन उसको सॉल्व करता है तो इसको सिर्फ और सिर्फ 2 बेसिस मिलती हैं। हमें यहाँ पे आइगन वेक्टर्स के लिए 3/3 है यहाँ पे, तो हमें 3 वैल्यूज़ चाहिए थी। तो लिहाजा हम यहाँ पे कह सकते हैं कि देयर आर नो अदर आइगन वैल्यूज़, सो द आइगन वेक्टर ऑफ ए मल्टीपल ऑफ वी। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आइगन वेक्टर जो हैं वो थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हमारा ए मैट्रिक्स है जिससे ये बनाई गई हैं वो डायगोनलाइजेबल नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये देखिए थ्योरम आपको ये बता रहा है नेक्स्ट कि अगर आपके पास n क्रॉस n मैट्रिक्स है तो उसमें n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ जो हैं हों, यानी अगर n/n मैट्रिक्स का है तो उसमें n ही डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ होना ज़रूरी है।
जिसकी वजह से ही वो डायगोनलाइजेबल होगा, वरना नहीं होगा। तो ये कंडीशन जो 2 है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही उसके ऊपर, तो हम कहते हैं कि फिर वो डायगोनल भी नहीं होता, राइट। तो नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल नंबर 5 पे ले चलता हूँ स्टूडेंट्स। तो इसमें भी देखें, हमें मैट्रिक्स दिया है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इनकी डायगोनल वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है ठीक है। अगर इनकी डायगोनल वैल्यूज़ कितनी आ रही हैं यहाँ पे 5 -2 0 एंड -2, हाँ जी, तो इसकी 3 आइगन वैल्यूज़ आ रही हैं स्टूडेंट्स। तो यकीनन ये डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी वो शॉर्टकट बता रहा है। तो अब आपने उनको वही प्रोसेस जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता के आ रहा हूँ आपने चेक कर लेना है, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। तो अब यहाँ पे कह रहा है चूँकि ये उनकी ऑब्वियसली सारी की सारी आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट हैं, उनके वेक्टर्स बन रहे हैं, आइगन वेक्टर बन रहे हैं, तो लिहाजा जी हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो आइगन जो है डायगोनलाइजेबल होगा, राइट। तो नेक्स्ट उसने कहा जी मैट्रिक्स हुज आइगन वैल्यूज और नॉट डिस्टिंक्ट। हाँ जी, ये भी बहुत अच्छी बात है, उसने बता दिया कि ऐसे कौन से फिर हैं जिनकी आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट नहीं होती। तो स्टूडेंट अगर n क्रॉस n मैट्रिक्स आपके पास ए मौजूद हो जिसमें n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू हो, उसके आइगन वेक्टर भी उतने ही होते हैं। ये वो चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। तो अब आपको यकीनन इसका भी कंसेप्ट मिलेगा। मैं आता हूँ आपके थ्योरम नंबर 3 पे। तो थ्योरम नंबर 3 पे स्टूडेंट आपके एमसीक्यूज के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहता जी लेट अगर आपके पास ए इज n क्रॉस n मैट्रिक्स हो हुज डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, अब डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ही आपके आइगन वेक्टर हैं जो लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे, तो आपका मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा, वरना नहीं होगा। ये बात तो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो हम पावर के जो जितनी भी लेते हैं ना, वो हमारे पास 1 और p के दरमियान में होती हैं, और यही उनकी डिमेंशन होती हैं, और डिमेंशन से ही हम वेक्टर बनाते हैं, आइगन वेक्टर भी हम इन्हीं से ही बनाते हैं। ये आइगन वेक्टर या तो बराबर हो सकते हैं या हमेशा कम हो सकते हैं। अगर कम होंगे तो वो डायगोनलाइजेबल नहीं होगा, अगर बराबर हो गए तो वो डायगोनलाइजेबल होगा। यकीनन आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए उसने नेक्स्ट क्या भी दिया है कि इफ द सम ऑफ द डायमेंशनल डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर स्पेस आर इक्वल टू आइगन वैल्यूज की, अगर डिमेंशन है इक्वल तो वो आइगन जो डायगोनलाइजेबल होगा, वरना वो नहीं होगा। यानी वरना का मतलब कि वो लेस ही हो सकती हैं, क्योंकि ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती। ए बता रहा है कि वो बराबर हो सकती हैं या छोटी हो सकती हैं। बराबर होंगी तो हमने बी पॉइंट में कह दिया कि वो डायगोनलाइजेबल होगा। नेक्स्ट सी में वो कहता है जी कि अगर ए आपके पास डायगोनलाइजेबल हो और बी के बेसिस हो, ठीक है, फॉर एनी के, तो उसमें जो कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स होते हैं ना, वो उनकी बेसिस होती हैं, उन्हीं से वेक्टर वैगन बनाए जाते हैं। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 6 आ जाती है कि डायगोनलाइज द फॉलोइंग द मैट्रिक्स इफ इज पॉसिबल। तो स्टूडेंट्स अब आपको मैं सारे का सारा प्रोसीजर बता चुका हूँ, अब आपने इन पे खुद प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और इनके बताने हैं आइगन वैल्यूज़ कितनी है, डिस्टिंक्ट है या नहीं है। अब ये 4x4 का था, तो मैं आपको सिंपल वे में बता देता हूँ कि इसके v1 v2 v3 v4 तो 4 ही वेक्टर्स बन गई हैं। पक्की बात है स्टूडेंट्स, ये लीनियर इंडिपेंडेंट भी है और ये डायगोनलाइजेबल भी मैट्रिक्स होगा, राइट। ये देखें उसके सामने उसने उसका डी लिख दिया, क्यों भाई, वो आइगन वेक्टर शो करवा रहा है अपने, उसके आइगन वेक्टर उतने बन रहे हैं। तो स्टूडेंट रियली आप वाकई एंजॉय कर रहे होंगे क्वेश्चन को। मैं आता हूँ आपकी एग्जाम्पल नंबर 7 पे। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 7 में वो कहता है हमारे पास कि कंप्यूट करें की पावर 8 जी। तो स्टूडेंट ये आपकी सबसे पहले एग्जाम्पल से रिलेटेड आ गया क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, मैं दूसरे क्वेश्चन को बाद में पढ़ता हूँ, पहले मैं इसी को लेकर चलता हूँ। आपने क्या करना है स्टूडेंट, इसी का ही डिटर्मिन, आपने पहले इसका आइगन वैल्यूज लेनी होती थी। यहाँ पे से ए इज इक्वल टू क्या लिखते होते थे, पी डी पी इनवर्स, ठीक है। तो फिर आप क्या करते थे, आपने उस वैल्यू उस एग्जांपल को देख लेना है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि अब आपके पास उस तरह से जो वैल्यू होंगी वो उसकी आइगन वैल्यूज़ होंगी, और आइगन वैल्यू से ही उसके आइगन वेक्टर्स बन जाते हैं, और फिर उसकी पावर 5 8 जो है आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखें उसने सबसे पहले आइगन वैल्यूज़ निकाली, आइगन वैल्यूज़ के बाद आइगन वेक्टर निकाले। वो प्रोसीजर आप उस एग्जाम्पल में देख लीजिएगा। निकालने के बाद जैसे ही आपको पी डी फाइंड हो चुके हैं, जैसे ही आपको पी यानी कि वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जो कि आपके वेक्टर्स का बनता है और जो आइगन वैल्यू होती हैं उनका डायगोनल मैट्रिक्स बनता है। मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे है। ये आपके आइगन वेक्टर्स की और ये आपके आइगन वैल्यूज़ का। अब आपको पी और डी मिल गया। जब आपको पी और डी मिल गया तो आपने पी का इन्वर्स खुद निकालना है। निकालने के बाद आपने इस फार्मूले में आ जाना है। अब जितनी पावर वो कहता है आपने उतनी ही पावर ले लेनी है, फिर उसके बाद उनको मल्टीपल करके आपने यहाँ तक पहुँचा देना है। यकीनन आप लोगों को ये समझ आ गया था, अब आप इजीली कर सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर इसको 2 पे ले चलता हूँ कि अगर आपके पास a इज इक्वल टू दिस हो तो v1 v2 सपोज दैट v1 और v2 आर आइगन वेक्टर्स, तो क्या ये फिर डायगोनलाइजेबल होगा? भाई पहले तो हम इसे देखते हैं कि क्या ये आइगन वेक्टर्स हैं या नहीं है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि उसने हमें ये 2 दिए हुए हैं तो हम इन दोनों को चेक करते हैं। एक 3 और 1 है, तो इसमें से 1 कॉमन लेके ये बन रहा है, राइट।
तो अगर मैं 2 की बात करूँ दूसरे वाले को, तो इसमें से 3 कॉमन लूँ तो ये बन जाएगा 1 एंड 2, यानी कि इसमें से 3 कॉमन आ सकता है, तो ये भी उसकी आइगन वैल्यूज़ हैं, यानी 1 एंड 3 इसमें आइगन वैल्यूज़ हैं, लिहाजा ये आइगन वेक्टर हैं। अगर ये आइगन वेक्टर हैं तो स्टूडेंट्स ये आपके पास डायगोनल भी होगा। सो इजी लेक्चर, बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है। थर्ड में उसने क्या कहा था जी, वो भी देख लेते हैं। लेट 4/4 का हो और उसने कहा जी उसमें 4 - 3 - 2 and suppose do there no eigen values lambda is equal to 3 there is a 2 dimensional does if it's, हाँ जी लो, ये तो काम ही बड़ा आसान है स्टूडेंट। क्या कहा जी उसने कहा जी कि आपके पास 1 2 -2 3 एंड 5 तीन तो है, और लैम्डा जो 3 है उसकी 2 डिमेंशन है, यानी कि उसके 2 वेक्टर अलग से हैं, यानी कि वो 2 बना रहे हैं। ठीक है, तो अब 3 की जगह पे आ जाएंगे 2, एक वो -2 वाला और एक 5, तो यानी कि 4 बन जाएंगे आइगन वेक्टर। 4 ही तो हमें चाहिए थे, तो लिहाजा ये वाकई डायगोनलाइजेबल होगा, क्योंकि इसमें एक के अंदर 2 बेसेस हैं, बाकी बजाते खुद वो 2 अपने अपने लेके आएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे 4 पूरे हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम कह देंगे चूँकि ये R4 से बिलोंग कर रहा है, आइगन वेक्टर्स के R4 से बिलोंग कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास डायगोनलाइजेबल होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। आई होप करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार लाजमी दीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।